जय हिंद क्लास 12th। जय हिंद SRPNs। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मी धर्मेंद्र सिंह, योर हिंदी टीचर। पिछली कक्षाओं में हमने भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित, या ऐसा कह सकते हैं कि वर्ष 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार हुआ एक पत्र जिसके दो प्रतिनिधि प्रकरण हैं। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक के अंतिम पाठ हैं को पढ़ने का प्रयास किया हम लोगों ने, समझने का भी प्रयास किया कि अंबेडकर जी श्रम विभाजन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जाति प्रथा क्या है। कहते हैं जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अर्थात अगर किसी जाति का व्यक्ति है तो ये जरूरी नहीं कि उसका पैतृक पेशा ही उसे अपनाना पड़े। उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी कार्यकुशलता के अनुसार वो जब चाहे जिस भी पेशे को अपना सकता है, ऐसा अंबेडकर जी का कथन है। उनका कहना है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। पुनः बताते हुए कहते हैं कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। कहते हैं इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था वश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर चालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो, न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अगला है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। आदर्श समाज की परिकल्पना करते हुए इसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व को उसका आधार बताया है अम्बेडकर जी ने। उनके अनुसार समाज को गतिशील होना चाहिए, जो हर प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार कर सके। समाज इस प्रकार होना चाहिए जिसमें लोगों में अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। समाज में भाईचारा इस प्रकार का होना चाहिए जैसे दूध और पानी का मिलाप या मिलन, अर्थात भेदभाव रहित। जिस प्रकार से दूध में पानी अगर मिला दिया जाए तो उसको भिन्न नहीं किया जा सकता, वो दोनों एक ही रंग में एक दूसरे का रंग समाहित अपने आप में कर लेते हैं, एक दूसरे के गुण अपने आप में समाहित कर लेते हैं। उसी प्रकार से समाज का एक आदर्श समाज की कल्पना अम्बेडकर जी ने की है। आगे कहते हैं कि एक राजनीतिज्ञ के लिए भी व्यवहारिक रूप से यही सिद्धांत होना चाहिए कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। बताते हैं कि राजनीतिज्ञ समान व्यवहार इसलिए नहीं करता क्योंकि इससे वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव हो पाता है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ के लिए सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यही मार्ग सही रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक के अंत में जो कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हम अपने
स्तर से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क हैं? तो हम बताना चाहेंगे कि अंबेडकर जी ने, आपने पढ़ा है पूर्व में कि अंबेडकर जी के अनुसार यह विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। पहला, व्यक्ति की क्षमता की उपेक्षा की जाती है। दूसरा बिंदु तीसरा, यह केवल माता पिता के सामाजिक स्तर का ध्यान रखती है। बिंदु चौथा, व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसका श्रम विभाजन होना अनुचित है। आपने पढ़ा होगा कि यह पैतृक पेशा पहले लोग अपनाते थे। जिस भी जाति में, जिस भी कुल में उनका जन्म होता था, उस कुल का जो भी पैतृक पेशा रहता था उसको व्यक्ति को अपनाना पड़ता था। अगला बिंदु है, जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए एक ही व्यवसाय से बांध देती है। व्यवसाय उपयुक्त हो या अनुपयुक्त, व्यक्ति को उसे ही अपनाने के लिए बाध्य किया जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, मानसिक रूप से सशक्त हो, शारीरिक रूप से सशक्त हो, किंतु उसको करना वही है जो उसका पैतृक पेशा है। कितना ही विद्वान हो, अगर एक लोहार का बेटा है, पुनः मैं एक लोहार का ही उदाहरण देना चाहता हूँ जिससे आप लोग समझ सकें स्पष्ट रूप से, कि अगर एक लोहार का बेटा है और उसके पिता के द्वारा लोहारी का काम या लौह का काम किया जा रहा है, तो वो कितना भी बुद्धिजीवी हो, कितना भी प्रकांड विद्वान हो, कितना भी शरीर से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, किंतु उसको करना लोहार का काम ही है। अगला बिंदु है, विपरीत परिस्थितियों में भी पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती, भले ही भूखा क्यों न मरना पड़े। तो पूर्व काल में ऐसा होता रहा होगा, जिस कारण अंबेडकर जी ने लिखा है। वर्तमान में, फिलहाल वर्तमान में ये परिस्थितियां नहीं हैं। प्रश्न संख्या 2, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? तो पहले हम दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दें कि स्थिति तो आज नहीं है। सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है कि वो जब चाहे, जिस प्रकार से चाहे, अपने पेशे का निर्धारण स्वयं कर सकता है। अपनी कार्य कुशलता और दक्षता के आधार पर व्यवसाय का चुनाव स्वयं कर सकता है। प्रश्न संख्या 2 का पहला खंड है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती है। तो हमने पढ़ा है पाठ में कि जाति प्रथा के अनुसार व्यक्ति अपना व्यवसाय अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चुन सकता। उसे वही कार्य करना पड़ता है जो उसे जाति के आधार पर मिला है, भले ही वह व्यवसाय उसके लिए अनुपयुक्त हो या फिर उसके भूखे मरने की नौबत ही क्यों ना आ जाए। इस प्रकार व्यवसाय परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का कारण बनी है, ऐसा आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? तो हम कह सकते हैं कि लेखक के अनुसार दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। अपनी इच्छा के विरुद्ध व्यवसायों को अपनाना दासता का एक सशक्त उदाहरण है। लेखक के अनुसार जब तक समाज में समता समानता स्थापित नहीं हो जाती तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। जब तक स्वतंत्रता कुछ ही लोगों तक सीमित रहेगी तब तक दासता से मुक्ति पाना संभव नहीं हो सकता।
प्रश्न संख्या 4, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं? तो लेखक का मानना है कि शारीरिक वंश परंपरा तथा सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता हो सकती है, परंतु फिर भी वे समानता को व्यवहार्य सिद्धांत को मानने का आग्रह इसलिए करते हैं क्योंकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रारंभ से ही समान अवसर व समान व्यवहार मिलना चाहिए। उनका कहना है कि जब व्यक्ति को शुरू से ही, प्रारंभ से ही, जन्म से ही समान अवसर व समान व्यवहार मिलेगा, तभी समाज का सुचारू रूप से विकास हो सकता है। उनके अनुसार उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा आदि का लाभ सामान्यतः उच्च वर्ग को ही मिलता रहा है। ऐसा अम्बेडकर जी का मानना है। पूर्व काल में हो सकता है ऐसी परिस्थितियां कुछ रही हों। प्रश्न संख्या 6, 5। सही में अम्बेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या इससे आप सहमत हैं? तो हम कह सकते हैं कि इस तर्क से पूर्णतः सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि एक आदर्श समाज की रूपरेखा समाज के दलित और शोषित वर्ग के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थान द्वारा ही तैयार की जा सकती है। ऐसे समाज में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्हें समान रूप से साधन व अवसर उपलब्ध होने चाहिए। प्रश्न संख्या 6, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं? आप इस भ्रातृता शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे? तो हम कह सकते हैं कि आदर्श समाज में 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने आदर्श समाज में स्त्रियों को सम्मिलित नहीं किया है, किंतु वह जिस समाज की बात कर रहे हैं उस समाज की संरचना स्त्री तथा पुरुष दोनों से मिलकर निर्मित होती है। इसके अभाव में आदर्श समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। भ्रातृता शब्द व्यवहार में नहीं है, इसके लिए भाईचारा या सामाजिकता शब्द ही उचित माना जा सकता है। ये पाठ के आसपास जो भी हैं उस पर आप चर्चा कीजिएगा। आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो आप अपने दिए गए बिंदु के आधार पर अपने दिए गए समय में हमसे पूछ सकते हैं। अब हम आपको कुछ प्रश्न देंगे जो कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज पर आधारित है। पहला प्रश्न है, लेखक का लोकतंत्र से क्या आशय है? लेखक का लोकतंत्र से क्या आशय है? प्रश्न संख्या 2, दूध और पानी के मिश्रण का अर्थ बताएं। दूध और पानी के मिश्रण का अर्थ बताएं। प्रश्न संख्या 3, जाति प्रथा के पोषक लोग क्या स्वीकार करने को तैयार हैं? जाति प्रथा के पोषक लोग क्या स्वीकार करने को तैयार हैं? प्रश्न संख्या 4, समता का औचित्य क्या है? समता का औचित्य क्या है? प्रश्न संख्या 5, राजनीतिज्ञों को समान व्यवहार क्यों करना चाहिए?
राजनीतिज्ञों को समान व्यवहार क्यों करना चाहिए? प्रश्न संख्या 6, लेखक के अनुसार एक आदर्श समाज के लिए क्या अपेक्षित है? लेखक के अनुसार एक आदर्श समाज के लिए क्या अपेक्षित है? आप इन सभी प्रश्नों को जो भी हमने भी आपको दिए हैं उनको करने का प्रयास कीजिएगा। सायंकाल अपने दिए गए निर्दिष्ट समय में अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप अपनी समस्या के समाधान के लिए आप प्रस्तुत हो सकते हैं, अपने प्रश्न को पूछकर अपने समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद सार्पियंस।